कुश्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने पीएफ पर ट्रस्ट किया एंड हमने पीएफ में इन्वेस्ट किया कि हमें एक बहुत ही महफूज घर मिल जाएगा। हम लोग हैं, हमारा पैसे की डीवैल्यू हो रही है जी बिल्कुल। हमें 100% पैसा चाहिए। मुतासरीन को नहीं बताया गया कि ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी मैक्सिम एंड पाक फिजाइया, क्योंकि हमने इन्वेस्ट की थी पाक फिजाइया के नाम पर। जी मैंने फिजाइया पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की है। मुझे उम्मीद थी 2020 में मुझे घर मिलेगा। अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। कोई हद है, कोई लिमिट है आप लोगों की। एयरफोर्स को बदनाम कर दिया, फोर्सेस बेकार हो गई। जो आप लोगों ने पैसा दिया वो जॉइंट अकाउंट में है, वो हमारा अनफॉर्चुनेट था। हमें गलत लोगों के साथ, धोखेबाज लोगों के साथ, बेशरम और लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ गया, जिन्होंने ना सिर्फ आप लोगों को दुख पहुंचाए हैं, हमें एज इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए हैं। तो ये मतलब नहीं कि सारे सिविलियंस हैं, उसमें हमारे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी नेवी के सर्विंग रिटायर्ड लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। मुझे एम्बेसडर रशिया का भी फिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कुछ क्लिप्स देखें, गुफ्तगू सुनी, आवाम की दुहाइयाँ सुनी। ये दर हकीकत फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम जो कराची है उसके मुतासरीन है। हमारे आवाम अपनी फ़ोर्सेस के साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, टूट के चाहते हैं उनसे, और उसकी इश्क की इंतहा जो है वो अपने उरूज पर है। ज़रा सी एक आवाज़ आती है तो लब्बैक कहने के लिए सड़कों पर, गलियों पे, मोहल्लों में लोग खड़े हो जाते हैं। कोई घर की ख़वातीन जो हैं वो फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी घुट्टी में उनके बचपन से बात डाली जाती है कि पाकिस्तान क्या है, इस्लाम के नाम पर बनने वाली एक रियासत है, उसकी दिफा की ज़िम्मेदारी किस पर है, किन किन लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर इस अर्ज़ पाक के लिए खून बहाकर इसको प्रोटेक्ट किया है, इसको आज तक जो है अगर बचा के रखा है, दुश्मन की आंखों में खटकने के बावजूद आज अगर हम सुकून से रह रहे हैं, तो उसकी वाहिद वजह जो है वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। उस मोहब्बत का और उस अकीदत का इजहार आपको हर रोज़, हर जगह और हर मकाम पर मिलता है। लेकिन अगर इन्हीं फोर्सेस के नाम के ऊपर आवाम के साथ फ्रॉड हो जाए, अगर इन्हीं फोर्सेस के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को लूट लिया जाए, अगर फोर्सेस का नाम इस्तेमाल करके लोगों को कंगाल कर दिया जाए, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए, उनके ख्वाबों को किरची किरची कर दिया जाए, तो फिर जो है लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, चीखने पे मजबूर हो जाते हैं, आवाज़ें उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा कि क्लिप में किस तरह से एक खातून दुहाई दे रही थी और कह रही थी कि फोर्सेस का नाम बदनाम कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर। पाकिस्तान एयरफोर्स की पाकिस्तान के लिए बेशुमार, बेमिसाल, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब एयरफोर्स के जवानों ने, भारतीय फ़ज़ाइया ने जो नापाक साजिश की उसे नाकाम बनाया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के गुण जो है वो हर घर में गाए जा रहे थे, लोग उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। लेकिन फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम भी इसी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और चेहरा है। अब किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज़ करने पे, कुछ अफराद को बाज़ मामलात के ऊपर मोरद इल्ज़ाम ठहराने पे, या अगर ओवरऑल किसी एक शख्स या चंद अफराद की वजह से कोई पॉलिसीज़ में गलती हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप तमाम अच्छी चीज़ों के ऊपर भी पानी फेर दें। पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के लिए। 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। 2020 में आज के दिन तक लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लॉट बुक करवाया, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए प्लॉट बुक करवाया, किसी ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपनी पेंशन की रकम, अपनी ग्रेजुएटी की रकम खर्च की, कोई अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट के जो है वो इसकी किस्तें भरता रहा, सिर्फ सुहाने ख्वाब के लिए और उस एतमाद के नाम पर जो इस स्कीम के साथ जुड़ा हुआ था, और वो नाम था पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम।
लेकिन अवाम के साथ क्या हुआ? वही अवाम जो तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते, वही अवाम जो उस एतमाद में अंधे होकर हर काम कर गुजरते हैं, उसके विजुअल आपने मुलाहिजा किए कि वो जाके खड़े होते हैं, एहतिजाज करते हैं, एयरफोर्स के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद जब उनको जो बातें कही जा रही होती हैं, जो झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं, उसके बाद भी वो लोग उसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। कभी ये जो प्रोजेक्ट था, इसकी भी तफसील मैं आपको बता दूं कि 2015 में एक जॉइंट वेंचर होता है पाकिस्तान एयरफोर्स और एक प्राइवेट बिल्डर मैग्जिम के दरमियान, जिसके जो सरबराह हैं चौधरी तनवीर साहब, उन्हें नैब ने गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार भी किया था। होता क्या है? होता यह है कि इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ये ज़मीन हासिल करती है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या ये अथॉरिटी है कि वो इस किस्म की हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन एक्वायर करे? क्या एक्विजिशन की परमिशन है? फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम इस्तेमाल होता है इसके लिए, क्या उसकी किसी जगह से वजारत दिफा से अपने इंटरनल सेटअप से उसकी परमिशन ली गई थी? फिर इस प्राइवेट बिल्डर को कौन मुंतखब करता है, कौन चुनता है इस प्राइवेट बिल्डर के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए? ये टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं, क्या क्या किसी निचली सतह के बाज़ अफसरान ने ये तय कर लिए ये, या इसके अंदर जो है वो एक पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व होता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब मैग्जिम के साहब गिरफ्तार होते हैं, एहतिजाज होता है, सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें होती हैं, तो नैब इन्वेस्टिगेशन करता है इस मैटर की, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे हैरत अंगेज़ और दिल दहला देने वाले इंकशाफात होते हैं। ये बातें तो, ये सवालात तो बहुत कोई उठा सकता है कि क्या आपने इसकी परमिशन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से ली या नहीं ली, क्या आपने जो कंसोलिडेशन के लिए गए उसके लिए आपने अपनी चीज़ें पूरी की या नहीं की। लेकिन जो बहुत सारे सवाल उठते हैं उसमें पहला सवाल ये है कि आप हाउसिंग स्कीम लॉन्च क्यों कर रहे थे? आप हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रहे थे शुहदा की फैमिलीज़ के लिए, हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रहे थे, उसमें लिखते हैं कि जनाब ये हीरोज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो 8000 से ज़ायद यूनिट्स हैं, 8400 हाउसिंग यूनिट्स हैं, उसके अंदर से सिर्फ 30 यूनिट्स ऐसे हैं जो शोधा की फैमिलीज़ को दिए जाते हैं। इस वक्त जो जॉइंट अकाउंट है उसमें 13.5 अरब रुपए मौजूद हैं। ये 13.5 अरब रुपए किसके हैं? ये 13.5 अरब रुपए मेरे आपके हैं, उन अवाम के हैं जिन्होंने इस हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की। किससे परमिशन ली गई? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को किस तरह से बाइक पास किया गया? सिंध गवर्नमेंट के जो दीगर इदारे हैं उनसे किस तरीके से चीज़ों में कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा दी गई? किस तरह बाकी लोगों को खामोश करा दिया गया? क्यों? क्योंकि स्कीम के साथ नाम जुड़ा हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स। कुछ लोग जो है वो खामोश थे, कुछ लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी। ये तो अगर अवाम सड़कों पर नहीं आते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इस वक्त मैग्जिम ने केस कर रखे हैं एयरफोर्स के ऊपर, एयरफोर्स ने केस कर रखे हैं मैग्जिम के ऊपर, मुतासिरीन ने केस कर रखे हैं दोनों के ऊपर। नैब चीखें मार रही है, वो कहती है कि जी 13.5 अरब रुपए की हम रिकवरी कर चुके हैं। ये नैब के जो डीजी हैं नजफ मिर्ज़ा साहब और उसके नीचे जो डायरेक्टर हैं हफीज़ सिद्दीकी साहब ने खासा काम किया, इन्वेस्टिगेशन के लोगों ने इसके ऊपर खासा काम किया, चीज़ें निकाली और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें ये बता रहा है नैब ने अपनी रिपोर्ट में कि 13.5 अरब रुपए मौजूद हैं। 6 अरब रुपए के एसेट्स ऐसे हैं जो नैब के पास मौजूद हैं, ज़मीन की सूरत में मौजूद हैं, किसी और सूरत के अंदर मौजूद है। जो टोटल लोगों के पैसे लिए गए हैं वो 18.2 बिलियन हैं, यानी 18.2 अरब रुपए जो वापस करने हैं। कोर्टों के अंदर समीउल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेला जा रहा है, लेकिन अवाम को जो है वो आज तक रिलीफ मिलने का नहीं है। अगर प्राइवेट बिल्डर 50% का जिम्मेदार है, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर था, 50% पाकिस्तान एयरफोर्स, 50% प्राइवेट बिल्डर, अगर 50% प्राइवेट बिल्डर जिम्मेदार है तो 50% पाकिस्तान एयरफोर्स भी जिम्मेदार है। और फिर क्या इस वाक़े के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अंदर ये तहकीकात की, अपने अंदर एहतसाब किया कि कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे अमल से गुजार के पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम भी बदनाम किया, लोगों के अंदर भी जो उनका एतमाद था उसको ठेस पहुंचाई, उनके जज्बात को, उनको एहसासात को मजरूह किया, उनको ज़हनी टेंशन दी, उनको ज़हनी टॉर्चर दिया, और वो आज भी धक्के खा रहे इस इंतज़ार में कि यार 5 साल में जो इसका प्रॉफिट होना था, जो ऊपर पैसे जाने थे, वो तो दूर की बात है, हमें हमारी कम से कम ओरिजिनल रकम वापस कर दो खुदा के वास्ते। वो इसके लिए आपके दरवाजे के ऊपर धक्के खा रहे। साथ साथ मामला क्या सिर्फ फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम तक है
या कराची के अंदर ऐसी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम इस्तेमाल हो रहा है, या पाकिस्तान एयरफोर्स के वो मामलात जो है वो अदालतों के अंदर जेर समात हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों है? ये मलीर कैंट के सामने जो चाइना बेस है, चाइना बेस मलीर उसके नाम से, उसके ऊपर क्या मामलात हैं? कितनी ज़मीन है जिसकी आपके पास इंटाइटलमेंट थी और कितनी ज़मीन है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 510 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें एयरफोर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस हैं कि उन ज़मीनों के अंदर एयरफोर्स की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं प्राइवेट पार्टीज़ के साथ झगड़े हैं, कहीं पे सरकार की खामोशी है, कहीं पे कुछ और मामलात हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? और लोग खामोश सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम है। क्या वर्दी पहन के एयरफोर्स की, नेवी की या पाकिस्तान आर्मी की आपको ये हक हासिल हो जाता है कि आप जो मर्ज़ी करते रहें? आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि आप जिसको चाहें लूट लें, जिसको चाहें उसको कंगाल कर दें, जिसको चाहे आप जो है उसके अरमानों का खून कर दें, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास एक इदारे का नाम है। और अगर इदारे का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है तो आप बहैसियत अफसर, बहैसियत सिपाही, आपका काम यह है कि आप उस इदारे की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करें या आप उस इदारे का नाम जो है वो मलियामेट कर दें। बहुत सारे मामलात हैं जो इससे जुड़े हैं जिसके ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करना चाहता था, लेकिन ये कोरोना वायरस की सूरत हाल, चूँकि रमज़ान शुरू हो रहा है, एक नई डिबेट है डॉक्टर्स की और मसाजिद के हवाले से, तो मुझे उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी थी। लिहाजा मैं बहुत सारी चीज़ों को आज जो है वो छोड़े जा रहा हूँ और इसके ऊपर हम तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। बहुत सारे मुतासिरीन ने रब्ता किया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आए। इतनी बदनामी हुई है कि आलमी नशरियाती इदारे यानी BBC रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और ये इस मसले को कोई हल करने को तैयार नहीं है। अवाम अलहदा रुल रहे और इस मसले के अंदर जिन लोगों की वजह से ये मसला पैदा हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे लिए बाइसे शर्म है कि मैं उस इदारे जिस फोर्सेस के लिए मैं और आप जो है वो हमेशा उसकी तारीफ़ के गुण गाते हैं, जब इस तरीके से हमारा इश्क टूटता है तो फिर जो है दिल किस तरह से किरची किरची होता है। और फिर हम ये कहते हैं कि आप जो है वो किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, किसी और नाम के ऊपर जो चाहें करें। इसकी इजाज़त जो है कोई इदारा नहीं दे सकता, इसकी इजाज़त जो है वो कोई शहरी नहीं दे सकता। और मेरा और आपका ये हक़ है कि हम सवाल उठाएं। हमारा ये हक़ है कि अगर हमारे साथ ज़्यादती हो तो हम सिर्फ इस वजह से खामोश ना हो जाए कि कोई ताकतवर हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है और वो कोई ताकतवर अगर कोई सिविलियन है तो हम बहुत शोर मचाएं। और अगर उस ताकतवर के पास कोई भी वर्दी है, मैं फोर्सेस की वर्दी के अलावा भी इसके, चाहे वो पुलिस की वर्दी है, चाहे वो रेंजर्स की वर्दी है, तो हम इस वजह से खामोश हो जाए कि नहीं, इसके ऊपर बात करना जो है ना हमारे पर जलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी होगी, कहीं ना कहीं तो अपने हक़ के लिए बात करना होगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। एक वक्फ़ा ले लेता हूँ, वक्फ़े के बाद आएंगे तो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम कोरोना की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की सूरत हाल, चैलेंजेस क्या हैं, हमारे जो माशरती डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके क्या ख़तरनाक नताइज बरामद हो रहे हैं, कन्फ्यूजन क्यों है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीमा के साबिक सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर मिसबाहुल अजीज़ साहब, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। कोशिश करेंगे कि अगर हमारी डॉक्टर सीमी से भी बात हो जाए OPD के हवाले से। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, क्लैरिटी क्या जिस तरह ओवरऑल नहीं है उस तरह मजहबी तबके में भी नहीं है। एक तरफ अनाउंसमेंट होती है कि नहीं जी आप जाएँ मसाजिद के अंदर और एहतियात को करें, फिर वही जोमा कहते हैं कि जी हम तो घर पे तरावी पढ़ेंगे और वो करेंगे। तो फिर कंफ्यूज तो होंगे ना लोग, जिस तरह हुकूमत कंफ्यूज कर रही है, हमारा मजहबी तबका भी कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ अगर आप पूरी गहराई के साथ डीप में जा कर के तमाम तर सूरत हाल का तज्ज़िया करें तो सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि मैं चूँकि उलमा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या मैं एक दीनी तबके का एक नुमाइंदा हूँ या दीनी तालिब इल्म हूँ तो मैं उनका साथ दूंगा, नहीं। बल्कि असल बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी और सबसे ज़्यादा अगर इस सिलसिले में सही मौक़िफ़ अपनाया है तो वो उलमा के तबके ने। अब वो कैसे? हम डे 1 से ये कहते हुए आ रहे हैं, मैं ख़ुद एक दीनी तालिब इल्म हो कर के डे 1 से बार बार कंपेन की शक्ल में कहता हुआ आ रहा हूँ
एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। एहतियाती तदाबीर रियासत का, कानून का, लीगली मसला बाद में है, मज़हब का, कुरान और सुन्नत की तालीम, इस्लाम और शरीयत का मसला पहले है, और यही कुरान और सुन्नत का बुनियादी तकादा है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हम डे 1 से रियासत के साथ खड़े हैं। कैसे? हमें कहा गया कि जनाब आप मदारिस को बंद कर दें, बंद कर दिया। विफाकुल मदारिस और दीगर तंजीमात मदारिस को कहा गया सालाना इम्तिहान मत लो, नहीं लिया। हिफ्ज़ के मदरसे बंद कर लो, तारीख़ में कभी नहीं हुआ, बंद कर दिए। नाजिरा के मकतब नूरानी कायदा की क्लासें बंद कर दो, बंद कर दिए। मसाजिद बंद कर दो, शुरू में कहा गया, यानी मसाजिद बंद करने से मुराद है 5 अफराद आएंगे, मान लिया। जुम्मे का इज्तिमा नहीं हो गया, मान लिया। उर्दू तकरीर नहीं होगी, मान ली। ये सारा कुछ करने के बाद अब जब 2 हफ्ते के बाद ताजिर बिरादरी अपनी दुकानें खोलने के लिए हुकूमत वक़्त के पास जा रही है, दीगर तबक़ात जा रहे हैं, तो मुसलमानों के इस माशरे के दिल की आवाज़ को लेकर उलमा का तबका भी सदर मुमलकत के पास गया, रियासत के पास गया। किसी ज़िम्मेदार आलिम ने यह नहीं कहा कि मुज़ाहमत करो, कानून को हाथ में लो, ना, रियासत के पास जाओ, लेट दी पार्लिमान, लेट दी गवर्नमेंट, उनको डिसाइड करने दो, उनके पास जाओ। चुनाचे अब जब गए, SOP वहाँ बनी है, डॉक्टरों के मशवरे से बनी है, सदर मुमलकत ने बाकायदा उसको ऑर्डर के ज़रिए से नाफिज किया, तो आज हम रियासत के साथ खड़े हैं। और आज हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है कि आपने कहा कि वो उलमा ये कह रहे हैं कि मसाजिद के अंदर आओ, फिर वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, उसका रीज़न एक और है। वो ये कि जो ये उलमा कह रहे हैं उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और वो खुद SOP के अंदर उन्होंने कहा था, आहद किया था, एक एग्रीमेंट किया है, गवर्नमेंट से वादा किया है कि 50 साल से ज़्यादा वाले अफराद ना जाएं, तो उन्होंने खुद उसके ऊपर अमल करना है। अगर वो अपने आहद का खुद पैमान नहीं करेंगे, अपने आहद को खुद वफा और पूरा नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है रीज़न ये है कि वो उस SOP पे पूरे नहीं उतरते जो मस्जिद में जाने वाले, इसलिए वो नहीं जा रहे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, कल यहाँ कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम डॉक्टर्स ने की। अब ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी जो फरमा रहे हैं, आप दुकानें खोल रहे हैं, मार्केटें खोल रहे हैं, तमाम चीज़ें खोल रहे हैं, सिर्फ कहते हैं कि जी मसाजिद के नतीजे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें फैल जाएंगी। मिसाल दी जाती है कि खाना काबा बंद है, मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो रही, मगर ये नहीं बताया जाता कि मक्का और मदीना के अंदर बाकी तमाम चीज़ें भी बंद हैं। यहाँ हम तमाम बाकी चीज़ें खोलने को तैयार हैं और सिर्फ मसाजिद कहते हैं कि जी वहाँ ना जाए। तो ये मामला कुछ अजीब सा नहीं है? फिर एक सोच पैदा होती है कि शायद हम मजहबी तबके को कॉर्नर कर रहे हैं, और अब उसमें डॉक्टर्स का भी हिस्सा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि डॉक्टर्स किसी का हिस्सा नहीं है, ठीक, ना हुकूमत का, ना ताजिर का, ना मजहबी अकाबरीन के लिए। हम एज अ डॉक्टर और एज मेडिकल एसोसिएशन जिसका मैं नुमाइंदा हूँ और मेडिकल प्रोफेशन का जो मैं नुमाइंदा हूँ, हमारे यहाँ जो ओथ भी है वो मजहब से हट के उसके साथ चीज़ें होती हैं। एक तो ये मैं बड़ा आपसे वाज़ेह तौर पे कहता हूँ। दूसरी जो चीज़ आपने शुरू में कही और हमारे मतलब मुकब्बर दोस्त ने जो फरमाया, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, और आपने जो शुरू में कहा उससे भी ज़्यादा दुरुस्त कहा कि हुकूमत जो है ये तज़ब्ज़ुब का शिकार है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसके साथ ताजर बरादरी हो, हमारी मजहबी अकीदत के साथ वो जो हों। हमारा एक सिर्फ मानना है कि इस वायरस के अंदर किसी तौर पे भी ये बात काबिल कबूल ना है कि हम इज्तमाआत की तरफ जाएं। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, मैं ताजर और सोशल और इस किस्म का वो भी नहीं हूं कि उसके मैं समझूं कि मैं मुआशियात का हूं, लेकिन एक मैं चीज जरूर जानता हूं कि इस वायरस ने किसी मजहब को नहीं देखा, इस वायरस ने किसी रीजन को नहीं देखा, इस वायरस ने उन तहजीबों को कि जिनके अंदर हम समझते हैं कि हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा था, उसको हिला के रख दिया। दे हैव बीन फेल्ड बैटली। मीन बाय कि बरतानिया जिसकी मिसालें दी जाती हैं, अमेरिका जिसकी मिसालें दी जाती हैं, फ्रांस जिसकी मिसाल दी जाती है, इटली, स्पेन, वहां पे जो हालात हैं, खुदारा हमारा एज मेडिकल प्रोफेशन, एज मेडिकल कम्युनिटी के हमारे सामने वो चीजें आ गई हैं, उन चीजों का सद्देबाब करना चाहिए। सद्देबाब करना चाहिए दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर। एक तो जो इसका ग्राफ जैसे जा रहा है 58-59 डेज के ऊपर जाके, और कल की आई एम श्योर कि आपने मिर्जा साहब की जो वजीर सेहत है मरकजी देखते हैं उसको, उन्होंने जो फरमाया कि हमारे 2 से 4 हफ्ते वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली क्राइसिस इसके साथ आ सकता है। और हमने क्या कहा है एज मेडिकल, कराची के दोस्तों ने या हमने आज लाहौर के अंदर कहा है, हमने यही कहा है कि खुदारा
26 फरवरी को अगर ये यहाँ पे हमारा पहला केस आया था, तो हम जिस ग्राफ के साथ जा रहे हैं, हम अमेरिका से भी ऊपर के ग्राफ के ऊपर जा रहे हैं। और हम एज मतलब मेडिकल प्रोफेशन, जो हमारे पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस मुल्क के अंदर, हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं है कि हम उसके साथ कर सकें। अब मैं आपके सवाल की तरफ कि मजहब के हवाले से कि जी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर हुकूमत करती, मैं समझता हूं ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रिट ऑफ द स्टेट हैज टू बी देयर, और उस रिट ऑफ स्टेट के अंदर आके जो आपने फरमाया कि खाना काबा के लिए मस्जिद नबवी के अंदर यकीनन हमारी जान हाजिर, हम मतलब मजहबी घराने को लोग हैं, हम मजहब के साथ हैं, और बाकी भी सिंध के अंदर आपकी हिंदू बरादरी भी है, बाकी भी होंगे, तो जितने भी मजहब है हर मजहब का हमें एहतराम है। लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशन हम ये समझते हैं ना कोई तिजारत है ना कोई बाकी है, जहां पे भी इज्तिमा होगा उसके साथ ये चीज आगे फैलेगी। खुदारा उस चीज को अभी रोक लें, वरना ये बहुत लेट होगा। हम कल से पहले से हम शोर डाल रहे हैं, 6 फरवरी से हम लोग यहाँ लाहौर से शोर डाल रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी। ठीक डॉक्टर साहब, मैं जरा डॉक्टर सीमी का और डॉक्टर मिसबा का भी पॉइंट ले लूँ इसके ऊपर। डॉक्टर सीमी साहिबा, किस कदर खतरनाक सूरत हाल है जिस जानिब हम बढ़ रहे हैं, और फिर जोर शोर से जिस तरह मसाजिद के हवाले से डॉक्टर्स ने बात की, तो फिर पूरी बात होनी चाहिए कि जी आप बंद करें सारी चीज़ों को। रिलक्टेंट हैं हम लोग ज़रा, मसाजिद वाले मामले में भी थोड़े से खौफज़दा होते हैं कि यार किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। हम लोग प्योरली, मैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मैं इस बात पे कोई अपनी सिफारिशात नहीं पेश करना चाहती। एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसलिए की है कि ये वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और तेजी से फैलेगा और एक से दूसरे में अब मुंतकिल होने लग गया है। और ये एक बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि अब अगर ये हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और ये अब बढ़ेगा, इसके केसेस जो हैं हमारे पास जो आ रहे हैं अब वो ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएंगे, और खुदा ना करे ऐसा वक्त आए जो हमें मुश्किलात पेश आए। इन मुश्किलात से रोकने के लिए ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि आप कॉन्ग्रीगेशंस ना करें, आप क्राउडिंग ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। और अगर हम इन बातों पर अमल दरामद करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुल्क के अंदर इतनी इस वबा की फैलाव नहीं होगा और ये किसी हद तक कंट्रोलेबल रहेगा। कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर सीमी साहिबा अगले आने वाले दिनों में, यानी मई के कौन सा टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम आपको ज्यादा खतरनाक लगता है कि सेकंड वीक ऑफ? अब वो टाइम पीरियड आ गया है जिसके अंदर इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, पेशेंट्स के नंबर ज्यादा बढ़ेंगे और हमारे पास ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं आने लग गए हैं, पहले से ज्यादा आ रहे हैं। और हर रोज द थिंग इज कि हमें WHO के कायदे पर चलना चाहिए। वो कहते हैं कि आप ट्रैक करें, टेस्ट करें और फिर क्वारंटीन करें। ये हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी गो के बढ़ रही है पहले से, और जितना हम टेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें पता चलेगा कि कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो देयरफॉर अब हमें टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है। इसी से हमें अंदाजा होगा कि क्या सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब दूसरी बात ये कि जो तरीका कार बता रहे, पहले तो हम ट्रैवल हिस्ट्री देख रहे थे, अब तो ट्रैवलिंग ही नहीं हो रही और इतने अरसे से ना कोई मुल्क में आया है ना लोकल ट्रांसमिशन। लेकिन जी अब सिर्फ लोकल स्प्रेड की बात हो रही है और एक से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। अब हमें सबको ये बात पता होगी कि दिस वायरस नोज नो बाउंड्रीज और ये कोई बड़े छोटे किसी की डिफरेंस नहीं करता, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। तो जहां पर भी क्राउडिंग होगी, जहां पर भी आप कांग्रीगेशन करेंगे, वहां पर ये स्प्रेड होने का अंदेशा ज्यादा होता है। इसीलिए लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें और गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से इज्तनाब करें। ठीक डॉक्टर सीमी, डॉक्टर मिसबाह अजीज, तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आप इसको अगर मैं कहूँ कि कंक्लूड करें आपकी अपनी राय की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की बात की तायद करूँगा, इसलिए कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि सारी तवज्जो जो है मसाजिद पर लग गई। ये दुरुस्त है कि मसाजिद के कांग्रीगेशन भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इस पर कोई ज़ोर नहीं देता कि जो बाज़ार खुले हुए हैं, वो कि लॉकडाउन का नाम इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप अगर अमली तौर पे निकलें बाहर, बाज़ारों में जाएं, सड़कों पे जाएं, तो लॉकडाउन मेरा ख़्याल है 20% भी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि 5 बजे शाम के बाद लॉकडाउन इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन दिन के औकात में आप किसी स्टोर में चले जाइए, गो के बड़े बड़े सुपर स्टोर्स बंद हैं,
लेकिन छोटे स्टोर्स में चले जाइए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे। बल्कि रश बढ़ गया, टाइम कम हुआ तो रश बढ़ गया। आप 3 बजे जाएं, 5 बजे बंद होना होता है, आप 3 बजे जाएं तो इतना रश होता है कि कंधे से कंधा हिल रहा है। 6 फीट तो बहुत दूर की बात। तो बज़ाहिर ये गुज़िश्ता 4-5 दिनों से ये बहुत शोर होगा मचा है कि तरावी और मसाजिद, और ये गालिबन इस वजह से हुआ है कि ये अब चूँकि रमज़ान आया और तरावी होगी, और तरावी चूँकि एक लंबी इबादत है और आपने देखा कि लोगों का ज़ौक़ व शौक़ बहुत है तरावी पढ़ने में। मसाजिद में फ़र्ज़ की नमाज में इतने लोग नहीं होते जितने कि तरावी में होते हैं। साल में एक बार होता है ये, और पूरे 30 दिन का अमल है ये। तो इस वजह से हम लोगों ने जब इस पर, डॉक्टर्स ने इस पर गौर किया, सोचा, तो हमें ये महसूस हुआ कि गो के इत्तेफाक हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन इसको अमल में रखना बहुत मुश्किल है। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारी मसाजिद की वीडियोज़ आई हैं जिसमें कि लोग इसरार करते हैं 50 साल से उम्र से ज़्यादा, 60 साल की उम्र से ज़्यादा, कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, और एक वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती रोकना एक फ़ितना और वबाल की सूरत इख्तियार कर सकता है। तो मेरी गुजारिश ये हुकूमत से कि मसाजिद का नाम ज़रूर लें और मसाजिद के कांग्रेगेशन को भी मना करें, लेकिन यह है कि इस सब के साथ साथ बाकी और जो इज्तिमा के जो मराकिज़ हैं उन सब पर पाबंदी लगाई जाए, चाहे वो सरकारी दफातर में इज्तिमा। अब आप देखें ना कि मीटिंग्स हो रही हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रोकने के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो सारे इकट्ठे बेचारे जो है खड़े होते हैं। वज़ीर आज़म अस्पताल आते हैं तो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ होता है, मुआयना करने आते हैं। तो अब ये जब आप एक इस तरह का इम्प्रेशन देंगे, फिर दूसरी बात ये हुकूमत खुद गू का शिकार है। कहीं वो ये बात, कोई एक वजीर ये बात कर रहा होता है कि होना चाहिए, एक वजीर बात कर रहा होता है कि नहीं, ये जो हर फैसले पे सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आके अपने जो प्रोग्राम के ऊपर डॉक्टर अशरफ निज़ामी से जो डॉक्टर्स के मसाइल हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब से भी राय जानेंगे दीगर मामलात के ऊपर। वक्फे के बाद आते हैं तो मेहमानों से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाजरीन, कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू करें। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह बहुत सारे मामलात के ऊपर उल्मा में इख्तिलाफ़ात होते हैं, इस मामले के ऊपर भी कहीं उल्मा इख्तिलाफ़ात का शिकार तो नहीं है कि कुछ और चाह रहे हों, कुछ चाह रहे हों, जिसकी वजह से कोई सूरत हाल में ये भाम पैदा हो रहा हो या किया जा रहा हो? देखिए भाई तारिक महमूद साहब, मेरी गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ वो उलमा जिनके पास लीडिंग पावर है, जिनके पास पाकिस्तान में मजहबी क़यादत है, उनमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और मदारिस का जिनका कंट्रोल है। अब जैसे कि विफाकुल मदारिस है, कोई 18,000 दीनी मदारिस का एक पूरे का पूरा एक बोर्ड है, उसकी पूरी क़यादत ने। अच्छा, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस हैं और तंजीम मदारिस के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान है। इसी तरह विफाकुल मदारिस की बड़ी क़यादत में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। तो अहले हदीस मसलक के भी हजरात, साजिद मीर साहब वगैरह दूसरे थे। इन तमाम हजरात का कॉन्सेंसस है। असल मसला क्या है भाई तारिक महमूद साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, मसाजिद सिर्फ टारगेट क्यों है, ये है ना असल नुक्ता। यानी मंडियाँ, उसका कोई मसला नहीं, बैंक, एहसास प्रोग्राम का, राशन सेंटर, कराची की सड़कों पर हम देख रहे हैं सुबह शाम राशन के लिए किस तरह से लोग जमा हो रहे हैं। इन सब को आप जाइए ना ज़रा सोराब गोट की सब्जी मंडी को देख लें, सुबह के वक्त में रोज़ाना क्या हालत है। कोई SOP नहीं है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं। जहां SOP पे अमल हो रहा है। अच्छा, रात को सदर मुमलिकत ने जो इंटरव्यू दिया वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा कोरोना है, एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी। फिर एक जुमला उन्होंने कहा कि बात यह है कि जब सोशल डिस्टेंस हो, फासला हो, 3 फुट का है, 6 है, 4 है, जो भी, उस फासले के बाद जब आपने उस फासले का एहतमाम कर लिया तो आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। तो अब सवाल ये, जब दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? मार्केट के लिए SOP हो सकती है तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, दूसरी बात ये कि मसाजिद उस SOP पे अमल भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सदर मुमलिकत ने एक जुमला और भी कहा, फैक्ट्रियां खुलें, मस्जिदें ना खुलें। भैया क्यों? आज का कोई तबका फैक्ट्रियां खुलने, ताजिरों के साथ में, हम ताजिरों के लिए शॉपिंग सेंटर, उनकी दुकानें, उनके बाजार खुल जावें, लेकिन मसाजिद ना खुलें। ये अजीब व गरीब बात। आपने सऊदीया की बात की और आपने सही जवाब भी दिया। गुजारिश ये है, ये नैरेटिव भी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। वो डे वन से ये कहते हुए आ रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात सऊदी और ईरान की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह का सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये वजीर आजम साहब हमें नैरेटिव दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे मुकम्मल तौर पर हालात मुख्तलिफ हैं। प्लस एक और बात है, आपने सही निशानदेही की, मक्का और मदीना के अंदर अलबैक के रेस्टोरेंट नहीं खुले हुए, वहाँ शॉपिंग सेंटर नहीं खुले हुए, वहाँ इम्तियाज
बाज स्टोर नहीं खुले हैं, वहाँ अगर हरमैन बंद है तो बाकी भी सब चीज़ें बंद हैं। चुनाचे लोगों के लिए ग्रॉसरी, लोगों के लिए तमाम अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त, हर चीज़ वहाँ पर बंद है। मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी नहीं। कर्फ्यू की सिचुएशन, आप यहाँ भी कर्फ्यू लगा दें, कौन आपको एतराज़ करता है? कौन आलिम है जो आपको कहेगा कि डॉक्टरों की हिदायत आप कर्फ्यू की आ रही है तो आप कर्फ्यू ना लगाएं? जब आप कर्फ्यू लगा लेंगे, हम सियासत के साथ में खड़े हैं, लोग नहीं निकलेंगे। जब किसी भी चीज़ के लिए लोग नहीं निकलेंगे तो फिर मस्जिद के अंदर भी नहीं जाएंगे। लेकिन 10 चीज़ें खुली रहें और मस्जिदें बंद कर दी जाएं, ये नैरेटिव बहरहाल पाकिस्तान के आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं। एक और गुजारिश भी ये करना चाहता हूँ, मैंने नाम ले लिया मंडी का, मैंने बैंक का, एहसास प्रोग्राम का, मीडिया हाउसेस के अंदर भी ये सूरत हाल है। मादरत के साथ किसी एक की नहीं, बहुत सारों की, कई गेम शोज़ हैं। सवाल ये कि वो गेम शो के अंदर आने वाले जो ऑडियंस है वो बिठाए कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ पर बिठाए जा रहे हैं? एक ही हॉल के अंदर बिठाए जा रहे हैं। तो नहीं अमल किया जा रहा, 50 जगहों पर अमल नहीं किया जाता। मैं अभी आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए सिविक सेंटर से जब होकर के आया हूँ तो वहाँ की सूरत हाल क्या है? इतना रश, इतना ट्रैफिक जाम, धज्जियाँ बिखेर दी गई लॉकडाउन की। अब यही मामला है, इस सारी की सारी सिचुएशन को भी जरूर सामने रखना। डॉक्टर अशरफ साहब, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से क्या एतराज़ात हैं और जो आपके मुतालबात थे उनका स्टेटस क्या है? वहीं के वहीं खड़े हैं, बेहतरी हुई है, हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं? तारिक साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें थोड़ा सा, चूँकि जो हमारे मेहरबान मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैं उनके साथ एग्रीमेंट में आना चाहूँगा एज मेडिकल एक्सपर्ट, मेडिकल प्रोफेशनल के होने के नाते से, कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और हम एज अ डॉक्टर जो हम कह रहे हैं, हमने कतन ये नहीं कहा कि मसाजिद के अंदर ऐसा हो, या सिर्फ मसाजिद और बाकी ना हो। अगर सुराब घोड़ की मंडी के अंदर ये कुछ हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर सदर कराची के अंदर हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। बैन ही अगर ये पिंडी में, पिशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जिस जगह भी है, द रेजोल्यूशन टू द इश्यू इज ओनली कि जो दुनिया के अंदर तजर्बात हुए हैं उन तजर्बात के साथ खुदारा हमारा सिर्फ इतना है कि पहिया ईजाद करने के अंदर मत जाए, पहिया ईजाद करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली कि वजीर आजम साहब का नैरेटिव ये कहना कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि बाकी चीजें खुलेंगी, बाकी बंद होंगी, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर, वो मैं शुरू में आपसे कह चुका हूं कि मतलब बावजूद इसके कि मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूं, कि हुकूमत को स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए और स्टेट हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। पीपीई के खातिर मैं अर्ज करूं कि पीपीई पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इंटरनेशनली WHO की तरफ से कहा जाता है कि फराहम करनी चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को, बाकी लोगों को भी जो इसके साथ डील विद करते हैं, उस तरह से नहीं है, उस तरह से मौजूद नहीं है। और दूसरा हमारा खदशा ये है कि जैसे हमारे निश्तर मुल्तान के अंदर लोग इन्फेक्ट हुए हैं इसके साथ, लाहौर के अंदर हुए हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर, कराची के अंदर हमारे दोस्त जो हो रहे हैं, सिंध के अंदर हमारे सोमरो एक हमारे अजीज डॉक्टर जान दे चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारा नौजवान डॉक्टर जो है वो शहीद हो चुका है, नर्सेज हमारी इन्फेक्ट हो सकी हैं। तो उनमें अब हमारे लिए तो ये भी एक क्वेश्चन आ गया है कि कहीं खुदा न खास्ता जो इम्पोर्ट की गई हैं, जो फराहम की गई हैं, वो सब स्टैंडर्ड तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि हमारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल ही ना आता हो और वो गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और दूसरा मैं आपके तवज्जुह से कि ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इनको धोया जा सकता है, धो के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जो PPEs हैं, जो गाउन पहना जाता है, खुदारा WHO में कतई तौर पे इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जो प्लास्टिक के बन के मार्केट के अंदर नई चीजें आती जा रही हैं उसकी कतई तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है। और हुकूमत जो ये समझती है कि अगर हमने N95 मार्क्स दे दिए तो लिहाजा ये एक हफ्ते इस्तेमाल हो सकते हैं, से ये बता दें कि कतई तौर पर गुंजाइश नहीं। दूसरी चीज तारिक साहब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक पेशेंट जब आपके पास आता है, एक अटेंडेंट, we as a medical profession, as community, we have to take him positive जब तक कि ये पता ना हो कि वो पॉजिटिव है या कि नेगेटिव है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव एंड देन उसके साथ तो ये क्लियरिटी गवर्नमेंट के हलकों में, बाकी सोसाइटी के हलकों में ये होना इसका नहायत इंतहाई और जरूरी है। डॉक्टर मिसबा साहब, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर आपका राय? डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के बारे में ये है कि बहुत नाकाफ़ी, इस हद तक कि सरकारी तौर पर ये चीज़ें बिल्कुल मुहैया की नहीं जा रही हैं। अगर की भी जा रही हैं तो बिल्कुल नाकाफ़ी और ना होने के बराबर है। बहुत सी NGOs ये काम कर रही हैं। पीमा ने बड़े पैमाने पे काम किया है कराची के बड़े अस्पतालों में, हत्ता कि जिन्ना अस्पताल और अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल जैसे अस्पतालों में ये PPEs पहुँचाई हैं। लेकिन जाहिर है कि कोई भी NGO, कोई भी डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्टेट का काम तो नहीं कर सकती। तो स्टेट को अभी तक ये संजीदगी से इस मामले को लिया नहीं है। इसलिए कि आप देखें कि अगर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बीमार हुआ, उसके साथ जितने डॉक्टर्स कांटेक्ट में थे इन सबको आइसोलेशन में जाना होगा।
या तो आप आंखें बंद कर लें, इससे डिक्लेयर ही ना करें कि डॉक्टर्स को ये हुआ है। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है, क्योंकि जब वो आइसोलेशन में चले जाएंगे तो फिर यूनिट कौन रन करेगा। लेकिन वो इन्फेक्टेड डॉक्टर तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अब ये अस्पतालों की भी बड़ी मुश्किल है कि डॉक्टर्स इन्फेक्ट होंगे तो पूरे के पूरे यूनिट बंद करेंगे, पूरे के पूरे यूनिट लॉकडाउन करेंगे। तो आप ये नौबत आने क्यों देते हैं? आप देखें डॉक्टर इस वक्त जो है फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स हैं ये, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ फ्रंट लाइन के बल्कि लास्ट लाइन जो आपकी है वो सोल्जर्स भी यही हैं, बगैर असले के लड़ रहे हैं, बगैर असले के लड़ रहे हैं। और असला भी जो दिया हुआ है वो समझेंगे वो 303 वाली राइफल जो आपने नाम सुना होगा आज के। डॉक्टर सीमी, क्या पोजीशन है डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से, आपका एक्सपीरियंस? जी हमें तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ दिया है, गवर्नमेंट के फंड से हमने काफी कुछ खरीद लिया है और पीपीईज जो हैं हमारे पास इस वक्त तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है। लेकिन जाहिर है कि पेशेंट की तादाद बढ़ रही है और रोटेशन भी डॉक्टर्स की होती है, पीपीईज की जरूरत बिल्कुल रोजाना के हिसाब से होती है। तो वो नंबर्स जो हैं पीपीई के ऑब्वियसली उतने पूरे नहीं होंगे और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वी विल ऑब्वियसली नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपीईज। तो ये अब गवर्नमेंट को इस पर कॉन्सेंट्रेट भी करने की जरूरत है कि जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी पीपीईज की सप्लाई जो है उतनी रवानगी से होनी चाहिए और स्मूथ सप्लाई होनी चाहिए ताकि डॉक्टर्स को, नर्सेज को या पैरामेडिक्स को कोई दुश्वारी ना हो। ठीक, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि जो सजेशंस है कन्फ्यूजन के खात्मे के लिए और आने वाले दिनों के लिए अगर आप एक मिनट में दें तो मैं सारे पढ़ सकूं। पहली गुजारिश ये है जो मैंने पहले ये कहा था और शुरू दिन में ये कहा था, डे 1 से मैं कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमती तजाद ख़त्म होना चाहिए। विफाक कहता है कि लॉकडाउन नहीं होगा, सिंध कहता है कि लॉकडाउन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैक क्रिएट होती है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकले। एक तो सबसे बड़ा मसला ये। दूसरे नंबर पर देखें डॉक्टर हजरात, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, दीगर तमाम के तमाम डॉक्टर मसीहा हैं, उम्मत के मोहसिन हैं, सलूट मारना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। आज सूरत हाल ये स्टेट की कन्फ्यूजन का आप अंदाज़ा लगाएंगे। आज मुआविन खुसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उनका बयान ये रिकॉर्ड पर आया है कि यहाँ पर डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। मेरा ये मानना नहीं है, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये मुआविन खुसूसी बराए वजीर आजम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो ये मुतालबा डिमांड कर रहे हैं कि मसाजिद को बंद करना चाहिए, तो ये हुकूमत कह रही है, हुकूमत का। तीसरी बात ये कि सदर मुमलकत ने रात को ये कहा है कि ये जो एलामिया है ये इजमाए उम्मत है, अब इसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये गुजारिश देता, ताकि आप अंदाज़ा लगाइए, हुकूमत तो डॉक्टरों के बारे में ये कह रही है कि वो सियासत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रवैया हमारा बिहेवियर डॉक्टरों के बारे में क्या है, तशरीफ़ लाइए, इज्जत दे रहे हैं, राय को वजन दे रहे हैं, हम कौम को कह रहे हैं ये शरीयत का मसला, एहतियाती तदाबीर पर आओ। और आप हैरान होंगे, मैंने आज एक फतवा दिया है कि एक मस्जिद में 1 से ज़्यादा जमातें भी जायज़ हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे ताकि रश ना हो। कल जुम्मा है तो अगर 1 से ज़्यादा भी जमातें करनी पड़े। फिर साथ में मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने यह भी कहा है कि टाइम इतना फासले वाला रखा जाए ताकि आने जाने में भी इज्तिमा मजमा ना हो, रश 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, फतवा दे रहे हैं। हालांकि हमें स्टेट ने नहीं कहा कि आप लोग ये फतवे दें, तो हम तो इतना वजन कर दे रहे हैं, उनकी राय को मान रहे हैं। मेरी राय ये है कि एक तो ये काम करना चाहिए, कन्फ्यूजन से दूर हो, हुकूमती तजाद ख़त्म हो। प्लस इस प्रोग्राम को मैं नाक़िस समझूंगा जब तक हम हर प्रोग्राम में बार बार इस तरह मुतवज्जह ना करें कि रियासती सतह पर भी रुजू इल्लाह, तौबा और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना। सुल्तान वक़्त की दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, बुखारी की हदीस है, क्यों? उस पर सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ज़रा दुआया इज्तिमा, तौबा और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाना, आओ जारी, इस पर भी हमें आना चाहिए। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, वक्त का मैं ज़रा आपके सजेशन मुख्तसरन। एक तो मुफ्ती साहब ने जो फरमाया कि मरकजी वजीर साहब ने जो इरशाद फरमाया कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं, तो मैं उसको कंडेम करना चाहूँगा। ये बात दुरुस्त है क्योंकि सियासत औलिया का वसफ है, अगर हम कर भी रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत दुरुस्त कर रहे हैं। ठीक, हम मुलाजिम नहीं हैं और हम कोई नौकरी नहीं कर रहे किसी की भी, और हम वो काम कर रहे हैं जो कि दुनिया के लिहाज से और लिहाज से हर मजहब के लिहाज से उसी तरह से हम एडवाइस दे रहे हैं जो कि होना चाहिए और जैसा, ताकि हम अपनी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने अवाम को, वतन अजीज को उससे महफूज रख सकें। और डॉक्टर साहब हम इस पे सैल्यूट करते हैं और आपको इज्जत देते हैं। जी डॉक्टर सीमी, डॉक्टर सीमी जमाल जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये हमारी एडवाइस जो है किसी के खिलाफ नहीं हो सकती और ना हमें सियासत करने की जरूरत है और ना हम किसी भी फिरके या किसी के खिलाफ कोई बात करना चाहते हैं।
एक सॉलिड और ना ही हम प्रोफेशनल कोई नौकरी एडवाइस करते है। हैं इनकी। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल प्रोफेशनल एडवाइस है कि इस वक्त आइसोलेशन करनी चाहिए लोगों की, ताकि वो खुद भी बचे रहें और दूसरों को भी बचा के रखें इस मूजी मर्ज से। और अल्लाह ताला करे कि ये मर्ज जो है हमारे मुल्क से, हमारी दुनिया से खत्म हो जाए और अच्छे दिन फिर वापस आए। डॉक्टर मिसबाहुल अजीज, लास्ट सेंटेंस। हाँ जनाब, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अपील करना चाहूँगा हुकूमत से कि आप लफ्ज़ तो लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसको बाकायदा नाफिज करके दिखाइए। आप इसको नाफिज कीजिए, फिर हम उलमाए कराम से भी गुजारिश कर लेंगे, सब पर नाफिज कीजिए, फिर हम उलमाए कराम से भी गुजारिश कर लेंगे कि बराए मेहरबानी तरावीह घर पर पढ़ें। ठीक, डॉक्टर मिसबाहुल अजीज़, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर सीमी साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।